हेलो दोस्तों, कश्यप जी नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी की R9 एनुअल रिटर्न के बारे में कि हम किस तरीके से एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनुअल रिटर्न R9 जो होती है वो 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर के लिए होती है। उनके लिए ज़रूरी होती है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर गई हो। और बाकी बची 9C होती है जो इसकी ऑडिट टाइप की होती है। वो 9C हम जब 5 करोड़ की टर्नओवर आप अबव हो जाती है, 5 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर चली जाती है, तब हमें 9C फाइल करनी होती है। पहले सीए अपनी तरफ से फाइल करते थे और लेटर लगा के अब हम खुद ही अपनी सेल्फ क्लैरिफिकेशन के ज़रिए से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अपनी वीडियो में बात करते हैं हम किस तरीके से एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है जीएसटी की साइट पे, लॉगिन करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, पहले ही डैशबोर्ड पे एनुअल रिटर्न का ऑप्शन होगा। अगर यहाँ दोस्तों ना मिले तो आपको यहाँ नीचे ऊपर आना है, सर्विसेज में जाकर रिटर्न में जाके वहाँ पे आपको इसका वो मिल जाएगा, आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले एनुअल रिटर्न पे जाएंगे। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, मैंने वैसे सबसे पहले अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर ली है, बस आपको बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाना है। सबसे पहले अपने ईयर सेलेक्ट करेंगे। अभी हम करंट में 21-22 के लिए कर रहे हैं, तो 21-22 सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 21-22 सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आएगा। इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिससे मेरी टर्नओवर दोस्तों इस समय 5 करोड़ से कम की है, तो मैंने 9C फाइल नहीं की है। आपकी अगर 5 करोड़ से ऊपर होगी तो आप 9C आप खुद से फाइल कर सकते हैं, इसमें सी की जरूरत नहीं है। अब और 9 जो है वो मेरे को फाइल करनी थी क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर की थी। तो मैं जाऊँगा 9 फाइल करने के लिए। सबसे पहले अब 9 पे क्लिक करेंगे। 9 पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगे और नीचे आएंगे। इसमें दोस्तों कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, डाउनलोड जीएसटी R9 सिस्टम कंप्लीट समरी, ये पीडीएफ में होगी। R1 की समरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, 3B की समरी पीडीएफ मिल जाएगी। ये वो समरी है दोस्तों जो साल भर में आपने R1 में डाली होगी, 3B में डाली होगी डिटेलें, यहाँ पे आपको टोटल कैलकुलेट होके मिल जाएगी। और नीचे का ऑप्शन लास्ट का आता है डाउनलोड टेबल 8 डॉक्यूमेंट डिटेल्स। दोस्तों ये आपको बहुत मदद करेगी आपके रिकनसाइल करने में डाटा। इसके अंदर दोस्तों 2A का डाटा होता है जो सामने वाली पार्टी आपके पोर्टल पर डालती है, बिल को, उसकी डिटेल होती है जो साल भर में आपने कितनी परचेज की है, क्या करा है क्या नहीं करा, उसकी सारी डिटेलें होती हैं। दोस्तों इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और ये जिप फाइल में होगी, इसको जिप फाइल में डाउनलोड कर ओपन करके इसमें वो डिटेल मिल जाएगी। आप उसे देख के अपने डाटा के साथ मिला लीजिएगा। अब नीचे आएंगे दोस्तों, ये आप सबसे पहले कॉलम आपको टेबल दिख रही होगी, टेबल नंबर 4। इसमें डिटेल मांगते हैं दोस्तों आउटवर्ड सप्लाई के, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई किया हो, RCM करा हो, फेड किया हो, कुछ भी हो, उसकी डिटेल मांगता है। उसके बाद ये 5 नंबर टेबल आ गया। 5 नंबर से ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ नहीं होती, फिर भी आगे बढ़ेंगे। और ये आता है टेबल 6। इसमें ज़्यादातर दोस्तों टेबल 6 ये होती है और 3B से इनपुट लेता है ITC। जो 3B में आपने डाला होगा वो इनपुट ITC ऑटोमेटिक ले लेगा। इसमें आपको सिर्फ उसकी डिटेलें देनी होंगी, वेरिफिकेशन करना होगा कि क्या किस में कितना अमाउंट है, किसका अमाउंट है, आपको आगे बताऊंगा। और टेबल 6 और टेबल 8 ये दोनों मेन होती है दोस्तों, जिसके ज़रिए आप इसको रिकनसाइल करके कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे टेबल नंबर 4 की। इसको ओपन करेंगे। टेबल नंबर 4 जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। उसमें आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन होगा A कॉलम, जो सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मेरी कंडीशन में दोस्तों मेरे उसमें B2C से कोई वो नहीं था, तो मैंने किसी को सेल नहीं की थी B2C में, मैंने सिर्फ B2B में सप्लाई की थी। तो मैंने B2B सप्लाई ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है, अपने टैली डाटा से मैंने मिला के इसको सही किया है। आप भी अपने डाटा सही कर लीजिएगा। ये बता देना जो चाहता हूँ दोस्तों, जो एनुअल रिटर्न होती है फाइनल रिटर्न होती है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना होता है इसी में करना होता है। मैं सही इसमें आपको ये यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई, जो आपने विदाउट एक्सपोर्ट करा होगा, विदाउट टैक्स, इसके लिए होगा ये सप्लाई। SEZ पेमेंट हो गया, मतलब अपने हिसाब से इसमें सारी चीज़ें आती हैं, जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से डाल दीजिए। फिर लास्ट में एक G होता है, सेकंड और ज़्यादातर चीज़ें आती हैं G जो कॉलम है, इसमें आपको इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड टू ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि आपने जो भी रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पेड करा है उसकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी आपको। ज़्यादातर कंडीशन में 2 ही 3 चीज़ें इसमें आती हैं दोस्तों, जैसे आपका B2C हो गया, B2B हो गया, उसके बाद ये आ जाता है आपका G वाला कॉलम,
RCM वाला कॉलम, ये जाती चीज़ें आती हैं और यही ज़्यादातर चीज़ें सब में ही लगभग आती हैं कंडीशन में। उसके नीचे आपको आ जाएंगे क्रेडिट नोट्स जो इशू करा होगा, सेल्स रिटर्न्स होगी, जो भी आपकी जो भी इसमें सारी चीज़ें होंगी, परचेज रिटर्न की डिटेल आ जाएगी आपकी जो भी होगी, ये सारी डिटेल होके नीचे आपको टोटल आ जाएगा। अब इसमें इतनी चीज़ें सेल की डिटेलें आ जाती हैं, इसमें इतनी ही चीज़ें आती हैं। ये नॉर्मली सबका ही सही होता है लगभग, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब आगे हम चलेंगे, यहाँ आगे आने के बाद ये डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल विच टैक्स नॉट पेबल। इसके अंदर आप मैंने बताया, इसमें आप देख ही सकते हैं, इसमें जो डिटेलें लिखी हुई हैं कि आउटवर्ड सप्लाई जो आपने करी होगी फाइनेंशियल ईयर में, अगर उसका टैक्स नहीं आपने अभी तक पेड करा है, उसकी डिटेल यहाँ देने के लिए कह रहा है। हम इसे खोलेंगे दोस्तों, खोल के आगे चलेंगे। इसमें देखा बताना होगा कि हमने किसकी टैक्स जो नहीं पेड किया है उनकी डिटेल आएगी। ये आपको देख सकते हैं, 0 रेटेड विदाउट पेमेंट टैक्स हमने जो भी करा हो, एक्सपोर्ट वाला SEZ विदाउट पेमेंट टैक्स करा होगा। नॉर्मली जाती नील रेटेड वाले हो गए हैं जिनकी आपको टैक्स पेड नहीं करा अपने, यहाँ पे वो उसकी डिटेल मांग लेगा ये आपसे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी चीज़ें होंगी आपकी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे कंडीशन में कोई चीज़ नहीं थी। मैं आगे चलूँगा। आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल नंबर 6 जो हमारी मेन टेबल होती है 6 और 8, उसमें से 6 एक है जिसको मेन होती है, इसको हम ओपन करेंगे। डिटेल ऑफ ITC, इसको हम ओपन करने के बाद देखेंगे, नीचे आएंगे। इसमें दोस्तों पहला जो ए लिखा हुआ है, आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही टैक्स वैल्यू उठाती है जो आपने 3B में डाली होगी अपनी तरफ से, जो क्लेम किया होगा साल भर में आपने। इसमें डिटेल आ जाएगी आपकी टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट थॉट GSTR 3B जो भी आपने करा। इसको हमने दोस्तों सिंपल सा, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर इसमें डिफरेंस आ गया नीचे, ये आपको दिखा दें, कैलकुलेट करके इसने बताता है J वाले कॉलम में डिफरेंस अगर आ गया रो में, तो आपको नोटिस भी इशू हो सकता है। इसको हम सिर्फ इसमें सिंपल से 3B में जो भी हमने डिटेल डाली है उसको वेरिफिकेशन करना है कि किस में किस चीज़ का कितनी वैल्यू थी, कितना किसका टैक्स है। हमने नॉर्मली जो भी आया उसको वहाँ पे कर दिया हमने 82 था जो भी था, अब इसका 82 ले जो भी था उसको अपनी अपनी जगह कर दिया। IGST में इतना इनपुट, इसमें नॉर्मली इनपुट ये पहला B कॉलम होता है। नॉर्मली जो हमने परचेज करी हो उसको नॉर्मली यहाँ एडजस्ट करके दिखा देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और इसके बाद सेकंड कॉलम होगा इनपुट, ये आपका मिलेगा ज़्यादातर कंडीशन में ही लोग होते हैं। इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने RCM होगा, आपने उससे कोई चीज़ खरीदी, फिर उसको वही चीज़ खरीदे के उसके पास वो GST नंबर ना हो कि आपने उसका GST अपने पोर्टल पे RCM के ज़रिए खुद पेड करके खुद उसका इनपुट लिया, वो इसकी डिटेल इसी में आ जाती है। डिटेल यहीं आएगी, इसके बाद आपको डिटेल आगे आपको मिलेगी नहीं RCM वाली। और उसके नीचे आ जाती है B2B वाली दोस्तों, अदर बी जो वो उसके नीचे ये हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से था, ये रजिस्टर्ड पर्सन से D हमारा कॉलम। एक्सपोर्ट SEZ जो भी ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद H कॉलम होता है दोस्तों ITC रिक्लेम आफ्टर B अबव द अंडर प्रेजेंट, ये एक मेन कॉलम होता है। कभी कभी आपको आपने 180 डेज जो भी आपका एक कंडीशन दे दी जाती है कि पार्टी के 3 दिन में आप पेमेंट नहीं करेगा तो आप वापस कर लेंगे, उसकी वैसे ही होता है। बाद में अगर वो पेमेंट कर देता है फिर आप उसको रिक्लेम करते हैं, पहले आप उसे अपने उस रिवर्स कर देते हैं, बाद में रिक्लेम करते हैं। उसकी डिटेल यहाँ डालनी होती है H वाले कॉलम में, ये मेन है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे और डिटेल जो भी होगा डिफरेंस या बता देना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कोई डिफरेंस ना है, जो भी 3B से डाटा ये ऑटोमेटिक 3B से डाटा लेता है। जो भी आपने डिटेल 3B में डाली है वही डिटेल यहाँ पे डालिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, इसको सिंपल से क्लोज करके अपने उस पर आ जाएंगे सेव करके। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे 7 नंबर की डिटेल होगी। 7 नंबर की डिटेल में दोस्तों सिंपल सा ITC रिवर्सल जो आपने अभी H में बताया था, ऐसी यहाँ पे जो भी चीज़ें हों बेसिस नॉर्मली वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। यहाँ पे देख लेंगे जो भी इसमें ऊपर छोड़ के नीचे सबसे पहले नीचे आएंगे H कॉलम जो आपको बताया था मैंने। यहाँ पर सिंपल से वो चीज़ें यहाँ डिटेल डाल देनी है कि आपने कुछ भी डाल देंगे, आप जो भी आपका यहाँ पे नाम हो कुछ भी आप यहाँ चीज़ें डाल देंगे। डालने के बाद उनकी डिटेल दे देंगे कि किस लिए कैसे किस चीज़ की डिटेल है, क्या कौन सा भी क्या चीज़ था, रिवर्सल था, किस चीज़ का रिवर्सल था, H में वहाँ पे स्पेसिफाई करके उसके बाद यहाँ पे डिटेल डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक वही डिटेल 3B वाली लेगा, आप देख सकते हैं नीचे 82.0434 ये भी जो भी डिटेल थी वही लेगा। सेव करके आगे चलेंगे।
आगे चलने के बाद दोस्तों आप देखेंगे 8 कॉलम जो हमारा मेन है आईटीसी के रिलेटिव में। ये डाटा ये 8 कॉलम जो होता है दोस्तों, ये होता है 2A से रिलेटेड। जो भी आपकी 2A में डिटेलें आएंगी वो सारी डिटेलें यहाँ ऑटोमेटिक उसका आएगा। इसमें आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन का नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होता और पोर्टल पे शो नहीं होता, तो उसकी डिटेल नहीं आएगी। यहाँ पे जो भी डिटेल थी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ITC एज पर GSTR 2A, यहाँ पे आप देख सकते हैं ITC एज पर GSTR 2A, तो इसमें सिर्फ 2A की डिटेल आएगी। इसको हमको यहाँ वेरिफिकेशन करना है क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे सेकंड B ऑप्शन देख रहे होंगे ITC एज पर टोटल ऑफ 6B एंड 6H, जो आपको मैंने बताया 6B है, मैं 3B का कॉलम्स टेबल नंबर 6 से बताया था। B हो गया आपका जो भी ऑटोमेटिक 3B से लेता है, और H हो गया जो मैंने आपको बताया था रिक्लेम करने वाला। टोटल वही टोटल करके यहाँ दिखाता है अगर कुछ हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया। मेरा वहाँ पे एक्चुअल में था 8285 लेना था, रिक्लेम करना था, पर यहाँ पे 8204 मिल रहा है। ये हमें थोड़ा डिफरेंस है। तो जिसमें एक इन्वॉइस था, हमारी कंडीशन में एक इन्वॉइस था जिसका इनपुट हमें मार्च में, हमें वो बिल हमने मार्च में लिया था, पर उसका इनपुट पार्टी ने नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हमें मिला। उन्होंने अप्रैल में उसकी रिटर्न फाइल करी, जिससे हमें इनपुट लेट मिला, अप्रैल में मिला, तो हमने अप्रैल में ही क्लेम किया। उसकी डिटेल हमें यहाँ देनी तो पड़ेगी, तो उसकी डिटेल हम यहाँ देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होगा C कॉलम ITC ऑन इनवर्ट सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल हो उसकी डिटेल यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल आप यहीं दे के वहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप जो चीज़ें एडजस्ट करेंगे यहाँ पर सारा डिफरेंस आएगा। तो मेरी कंडीशन में 30 रुपये जो ये बच रहे हैं डिफरेंस दिखा रहा है, ये मेरी कंडीशन में मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लेना था। मैंने इसका क्लेम नहीं किया, तो मेरे को चाहिए नहीं, तो मैंने इसे वैसे वैसे छोड़ दिया। जो कि आप जितनी भी चीज़ें यहाँ छोड़ेंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लैप्स हो जाएंगी, जिससे बेकार वो रद्द हो जाएंगी। आगे आपको कुछ नहीं मिलना है कसमें। आगे चलेंगे दोस्तों, इतना सेव कर लेंगे। यही मेन कॉलम है 6 और H, इनका डिफरेंस आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा 6 में कोई डिफरेंस ना हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 6 में कोई डिफरेंस ना हो, आपको काफ़ी दिक्कत का सामना कर सकता है आगे चल के। 6 में कोई डिफरेंस ना हो, नहीं तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आगे चल के। जो भी डिटेल होगी, जो भी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको 8 में ही करना होगा एडजस्टमेंट। उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, सेव कर लेंगे और आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद दोस्तों हम यहाँ नीचे पहुँचेंगे 9 डिटेल। यहाँ पे टैक्स पेड एज डिक्लेयर ए रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। आपने इतना समझ सकते हैं, जिस तरीके से आपने जितना भी टैक्स पेड करा है, मान लीजिए आपने इनपुट से कितना पेड करा है, थोट कैश कितना पेड करा है, आपने इनपुट का मतलब है आपने ITC से कितना पेड करा है, और कितना आपने कैश चलान भर के पेड करा है, क्या चीज़ें कैसे कितना टैक्स पे टोटल पेमेंट करा, उन सारी डिटेल यहाँ आपको मिलेंगी। ये सारी डिटेलें हैं आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। 85.8560 आपका ये जो है 85,16,582 रुपये जो भी आपका है, ये आपका टोटल टैक्स था, टैक्स पेबल था। आपने इसमें से 2,60,000 का था, आपने इसे कैश पेमेंट करके दिखा दिया, यानी कि आपने टैक्स चालान बना के उसके ज़रिए छोट पेमेंट करी। और बाकी नीचे आपने बाकी का जो पेमेंट बची थी ITC के ज़रिए पेमेंट करी, यानी कि इनपुट के ज़रिए आपने पेमेंट करी, जो को 25 से इनपुट मिलता है 82,56,000 जो भी आपने पेमेंट करी। ये पेमेंट अब इसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी आपको दोस्तों। ये डिटेल आपको ऊपर भी मिल जाएगी जब करेंगे। ये आपको तब उसके बाद लाता है आपका दोस्तों, तो ये 10 टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 पार्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिल भी टेल भी जो भी होगा, इसको हम एंटर करके आगे चलेंगे। इसके अंदर आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे आपने पिछली बार रिटर्न में फ़ाइल करते समय, मान लीजिए अभी मैंने बताया था मेरी कंडीशन में एक दिक्कत हुई थी कि मैं एक बिल था जो मेरे को इस साल मिलना था, उसको अगले साल अप्रैल में इन्होंने अप्रैल में डाल के दिया, तो उसका मैंने क्लेम तो इस साल ले कर दिया। अभी आकर मेरे को अब नेक्स्ट ईयर जब मैं दोबारा इसकी रिटर्न भरूंगा तो उसमें मेरे को यहाँ पे वो डिटेल देनी होगी। वो डिटेल यहाँ पे आएगी, ITC अप्लाइड फॉर द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे को डिटेल देनी पड़ेगी 13 नंबर कॉलम में। और रिवर्सल का अगर मैंने कभी रिवर्सल करा होगा तो उसकी डिटेल यहाँ देनी होगी मुझे। ये सारी चीज़ें हैं, टैक्स डिक्लेयर करा होगा, अमेंडमेंट के नोट्स होंगे, डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, आउटपुट्स आपने सेल रिटर्न करी होगी उसकी डिटेल, आपने लेट करा सेल रिटर्न करा, पिछली साल के सेल रिटर्न थी आपने इस साल उसे करा, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ऐसे आएंगी। ये पिछले साल की जितनी डिटेल होती है इसमें लेता है, जो आपने उस समय डाली होंगी। ये डालने के बाद आप इसे सेव करेंगे और आगे जाएंगे।
नेक्स्ट पे आएंगे जब टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 14 जो आपका बचेगा ये आपका बताएगा टैक्स पेड के बारे में। आपने जितना भी डिक्लेयर करा होगा 10, 11 में जो भी आपका टैक्स वैल्यूबल जो भी होगा उसके बारे में बताएगा। अब नीचे आएंगे और उसके बाद टेबल 15 होता है रिफंड, डिमांड ऑफ रिटर्न, सी रिफंड, ये भी जो चीज़ें नॉर्मली रिफंड आपका जो भी बचता है उसके लिए उसे आगे बढ़ेंगे छोड़ के। 16 आपका कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो वर्कर के लिए, गुड्स के लिए जो भी आपका बेसिस में। अब आपका मेन जो आता है 17 और 18, 17 और 18 जो 18 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन 17 इस समय इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। 17 को वैसे नॉर्मली आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करके देखेंगे तो ये कहेगा कि आपको ये जो 5 करोड़ के ऊपर की जो टर्नओवर होगी उनके लिए कर रखा है, पर इन्होंने पता नहीं किस तरीके से क्या करा है। मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे, फिर भी मेरे को दिख करने के लिए वो कहा कि आपको इसे डालनी पड़ेगी डिटेल। तो मैंने कोई नहीं, मेरे अपनी डिटेल डाल दी है HSN की। आप HSN की अपनी डिटेल डाल सकते हैं, जो भी डिटेल होगी आपकी उसको यहाँ पे एक HSN की एक डिटेल डाल देंगे। जो भी आपकी टोटल आइटम का HSN कोड होगा उसके हिसाब से जितना भी टैक्स बन रहा होगा, जितना भी क्वांटिटी बन रही होगी, जैसे R1 में आप डिटेल डालते हैं वैसे हम यहाँ साल भर की डिटेल डालते हैं और डाल के हम सेव कर लेंगे और आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद आपको इतना लगभग आपका एनुअल रिटर्न की डिटेल तैयार हो चुकी होगी। उसके बाद आपको जो भी लेट फीस होगी आपकी, पेबल एंड पेड, जो भी आपका जिस तरीके का फीस होगी, कोई टैक्स बन रहा हो, कोई पेमेंट बन रही हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। मेरी कंडीशन में मैंने टाइम पे रिटर्न फाइल कर दी, मैं बता दिया हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ मैंने रिटर्न पहले ही फाइल कर दी है। अब 31 दिसंबर इसकी डेट है, हो सके आगे बढ़े तो मैंने पहले फ़ाइल कर दिया, मेरे को कोई ऐसी लेट फीस देनी नहीं पड़ी। अब इसके बाद हम सिंपल से आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको सेटअप बाय दिखा रखा होगा इन्होंने स्पेशली, क्लिक ऑन कंप्यूट लाइबिलिटीज़ फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लेट फी इफ एनी, यानी कि आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। जैसे ऑप्शन देख सकते हैं, मैं इस समय बंद हो रखा है, ऑप्शन क्लोज हो रखा है मेरे लिए क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल कर ली है। यहाँ ऑप्शन खुल के आएगा जब भी आप कोई चीज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फाइनल आपको क्लिक करना है कंप्यूट लाइबिलिटी। ये आपकी सारी लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। अगर कोई लाइबिलिटी, कोई टैक्स, कोई लेट फीस बन रहा होगा तो ये आपको ही बताएगा, तो उसकी आप पेमेंट करेंगे, उसकी डिटेल दिखाएगा, उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद ये आपको आगे ले चलेगा। तो मेरी कंडीशन में मैंने सारी डिटेल डाल दी, कोई लेट फीस कोई कुछ नहीं बना, तो मैंने कंप्यूट लाइबिलिटी करा, उसके बाद थोड़ी देर रिफ्रेश करा तो मेरे को इसने आगे वो प्रोसीड करने के लिए ऑप्शन दे दिया। प्रोसीड टू फाइल जाने के लिए कभी कभी यह ऑप्शन फिर से नहीं खुलता, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिटेल डाउनलोड GSTR9 डिटेल PDF में से डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर आपकी R9 की जो भी डिटेल होंगी, जो आपने डिटेल डाली है, जिस तरीके से एडजस्टमेंट करी है, वो सारी चीज़ें उसमें PDF में हर टेबल के हिसाब से बन के चली आती हैं। उनको आप यहाँ पे आराम से अपने पास रख सकते हैं, फ्यूचर में कभी इन फ्यूचर आपको कभी काम पड़े, या एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है, उनको कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन अपने ऑटोमेटिक खुल जाएगा। प्रोसीड टू फाइल पे जाके फिर आप इसे आसानी से फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे, वहाँ पे दोस्तों फिर आपसे एक कंडीशन पूछेगा, उस पर चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, वहाँ पे पूछेगा, वहाँ पे डिटेल ही पूछेगा कि लेट फीस इफ यानी कोई है, कोई चीज़ है तो आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करके DSC होगा तो आपको DSC के जरिए फाइल कर देनी है, और DSC नहीं होगा तो EVC के जरिए आप आधार बाय मोबाइल के जरिए फाइल कर सकते हैं अपनी रिटर्न को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से अपनी रिटर्न को फाइल कर लेंगे। उसके वो फाइल करने के बाद आप आसानी से अगर कोई पेमेंट होगी तो आपको DRC3 के जरिए अब उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको कोई मान लीजिए आपकी कोई पेमेंट एक्स्ट्रा होनी थी, आपने पेमेंट उस समय पेमेंट नहीं करी, बाद में आपको याद आया कि भाई ये अभी पेमेंट करनी है, सरकार को भी इतना पेमेंट और देना है, टैक्स और देना है, तो ये भी आपको आगे दिक्कत, फ्यूचर में दिक्कत ना हो, तो आपको अभी उसकी DRC3 के जरिए फाइल करके वो पेमेंट कर देनी चाहिए और उसका चालान आपको सेव करके रखना चाहिए। इन फ्यूचर केस आपको कभी कोई दिक्कत आए कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उस चालान के जरिए आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि अजी मैंने उस समय इतनी पेमेंट कर दी थी। तो यही मकसद था दोस्तों, आपको एनुअल रिटर्न किस तरीके से फ़ाइल किया जाए, किस तरीके से क्या करना है, बस यही मकसद था मेरे बताने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसमें जो मेन ऑप्शन होते हैं, मेन टेबल होती है टेबल नंबर 4, 6, 8 और 7, और लास्ट में आपकी ये आती है 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 और 13।
ये आपकी मेन टेबल ही होती हैं जो भी करेक्शन होते हैं। ज़्यादातर लोग इसी में 6 और 8 में अटकते हैं। आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, 6 वाला जो कॉलम होता है, 6 वाला जो टेबल होता है, 6 वाले टेबल में 3B की डिटेलें ऑटोमेटिक लेता है। सिर्फ 3B की डिटेलें जो दे दी जाती हैं उनके हमें वेरिफिकेशन करना होता है। इसमें कोई एडजस्ट नहीं करना चाहिए। एडजस्ट करने के बाद आपका डिफरेंस आ सकता है जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। और उसके बाद 8 है, जो 8 में आपको वहाँ की टेबल का जो डिटेल होगी 8 में लेके आएगा। 8 में आपको थोड़ी डिटेल देनी होगी कि आपको वो इनपुट आपको नेक्स्ट ईयर मिला तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी। और उसके बाद फिर आपको बता देना चाहता हूँ, फिर आपको जो मेन डिटेल होगी, फिर 7 बचता है। 7 में भी आपको रिवर्सल आपने कभी करा हो तो H वाला कॉलम जो है आपका डिटेल वही आ जाती है। रिवर्सल कभी करा हो आपने, कोई पार्टी को रिवर्स करके फिर उसका रिक्लेम किया हो, उसकी 7 में डिटेल डाल देंगे। और ये 10, 11, 12, 13 आपको बता ही दिया दोस्तों कि इसके अंदर आपने की कोई चीज़ आपको जो इस साल मिलनी थी अगली साल मिली, आपने फिर उसे डिटेल डाल दी तो आपने लास्ट ईयर जो रिटर्न में डाली डिटेल थी वो उस रिटर्न की डिटेल इसमें देनी होती है। 10, 11, 12, 13 में टेबल में ये डिटेल दे देंगे ऑटोमेटिक। फिर इतना करने के बाद एचएसएन समरी डाल के 70 नंबर पर आउटवर्ड सप्लाई में आपको लेट फीस चेक करके और कंप्यूट लाइबिलिटी करके प्रोसीड टू फाइल पर जाके रिटर्न को आसानी से फाइल कर देना है। इतना सिंपल है कि रिटर्न फाइल करना। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।